नमस्कार। मैं ममता प्रजापति अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको विशेषण समझाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि विशेषण को आज आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण को छांटो, पहचानो, रेखांकित करो, तो आप बहुत सरलता से उसे हल करेंगे और उसका जवाब देकर आएंगे। बच्चों देखिए, विशेषण है क्या? विशेषण का अर्थ होता है कि जब आप किसी के गुण दोषों का विवेचन कर रहे होते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? गुण दोषों का आप विवेचन करते हो, आप उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हो। तो इस तरह का जब विचार आपको किसी वाक्य में देखने को मिलता है तो वही आपका विशेषण होता है। मान लो कि मैं पूछूं कि इस दीवार का रंग क्या है, तो बच्चे मुझे क्या बताएंगे? पीला रंग है मैम। उसी तरीके से मैं कहूँ कि पत्ते किस रंग के होते हैं, तो कुछ बच्चों का जवाब होगा हरे रंग का। मैं पूछूं कि हिमालय पर्वत कैसा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम ऊंचा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। आसमान कैसा है मैम? बहुत बड़ा है। किस रंग का है? नीले रंग का है। अच्छा, गाय किस रंग की है, तो उनके सामने से जो भी गाय गुजर रही होगी तो बच्चा उस रंग की गाय मुझे बता सकता है। ठीक है। उसी तरीके से मैं पूछूं कि सूरज किस दिशा से निकलता है, तो बच्चा मुझे बोलेगा मैम पूर्व दिशा से निकलता है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो कि अपनी अपनी विशेषता को दिखाते हैं, अपने अपने गुण और महत्ता को स्थापित करते हैं। ये सारी बातें ही विशेषण को सूचित करती है। मुख्य रूप से आप ये जानिए बच्चों, जब आपको पेपर में कहा जाए कि विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? जो शब्द, शब्द तो आप जानते ही हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को तो आप जानते हैं। संज्ञा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम दे देते हैं वो संज्ञा है। और उसके बाद सर्वनाम मैं आपको पिछली वीडियो में समझा भी चुकी हूँ। तो जब हम सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन सभी के लिए जब हम उनकी क्वालिटी से जोड़ के कोई भी बात बता रहे होते हैं, उनके गुणों का विवेचन कर रहे होते हैं, तो वही क्या है? विशेषण है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि संज्ञा के साथ ही या सर्वनाम के साथ ही विशेषण लगा होता है। ठीक है। एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, आप उस वाक्य को देखिएगा, समझिएगा और उससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर विशेषण है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि मोहन काली कमीज पहनकर आया है। अब मैं बच्चों से बोलूंगी, बच्चों बताओ इस पूरे वाक्य के अंदर क्या जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काली शब्द क्या है? किसी गुण को बता रहा है, तो वो काली शब्द क्या है? विशेषण है। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ लंबे लंबे काले काले बाल, तो ये भी क्या विशेषण है? बालों की विशेषता क्या है? लंबे लंबे भी है और काले काले भी हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहाँ पे मोहन को यहाँ पे जो मोहन क्या है? काले रंग की काली कमीज पहनकर आया है। तो यहाँ पर जो काली शब्द है आपका क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार से बच्चों जब आप विशेषण पढ़ते हो तो इसमें एक शब्द आपके लिए आता है, वो शब्द क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। आपसे पूछा भी जाता है विशेष्य और विशेषण में अंतर बताइए। समझ में आया? क्या पूछा जाता है? विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए। तो आपको यही याद रखना है बेटा, जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब मान लो कि मैं किसी चीज की विशेषता बता रही हूँ तो वो वहां पे उसका क्या बन जाता है? विशेष्य बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा मोहन काली कमीज पहनकर आया है, तो कमीज कैसी है? काली है। और आप सभी जानते हैं कमीज क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, नाम है ना उसका। तो कमीज क्या है? काली है। तो काली तो उसकी विशेषण हो गई, उसकी विशेषता हो गई, लेकिन कमीज आपका यहाँ पे क्या निकल कर आता है? विशेष्य। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पहचान गए होंगे। आगे से अगर कभी आपसे पूछा जाए वाक्य में पहचानो कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप बहुत सरलता से इसको ढूंढ कर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राधा गोरी है, तो गोरा होना उसका क्या है? उसकी विशेषता है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? राधा की विशेषता बता रहे हैं, तो वहां पे राधा क्या हो जाएगी? विशेष्य बन जाएगी। इस तरीके से आप
विशेष या विशेषण को चुन सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम में आता है कि आप हमें बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आप सभी इसको याद करेंगे। पहला विशेषण जो हमारा आता है, गुणवाचक विशेषण आता है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। उसके बाद संख्यावाचक, तीसरा आपका परिणामवाचक और चौथा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण पे आते हैं। गुणवाचक विशेषण का मतलब है जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनामों के शब्दों के गुण दोषों का विवेचन करते हैं। समझ में आया? संज्ञा सर्वनाम के शब्दों में गुण दोषों का विवेचन करते हैं, वहां पर गुणवाचक विशेषण आता है। इस बात को ध्यान रखना। गुण की भी बात हो रही होगी और अवगुण की भी बात, यहाँ पर दोनों आते हैं। दोष मतलब अवगुणों को भी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह बोलूँ कि अच्छा है अच्छा अच्छा है। बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं, बुराई भी उनकी एक तरह की विशेषता है। समझ में आया? जैसे कैक्टस का पौधा कैसा होता है? कटीला होता है। समझ रहे? गुलाब के फूल के जो तने पे क्या है? कांटे लगे होते हैं, पर बहुत सारे फूलों में कांटे नहीं होते हैं। ठीक है, और तो उसमें उस फूल में कांटे मिलना उसकी विशेषता है। जिन फूलों में जैसे गेंदे का फूल, उसमें कांटे नहीं मिलते तो उसकी विशेषता है। तो इसी तरह से हर जीव का, हर प्राणी का, हर वस्तु की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। कुछ गुणों के साथ होते हैं, कुछ अवगुणों के साथ होते हैं। इस बात को आप समझ के चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई को ही हम गुणवाचक विशेषण काउंट करेंगे, कुछ बुराइयां भी हैं उसको भी हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब कुछ शब्द हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको बोल रही हूँ, आराम आराम से बोलूंगी, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे। आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंदर किस तरह के विशेषण आते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं। गुणबोधक, दोषबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, स्पर्शबोधक, कालबोधक, दिशाबोधक। इसी तरह से बहुत सारे और भी आते हैं। अब गुणबोधक में क्या होता है कि जब हम किसी के गुणों की बात करते हैं, वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, दयावान है, इस तरह के जब हम शब्दों को लेते हैं तो वो गुणवाचक या गुणबोधक में आपको समझाया जाता है कि इस तरह के जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं या गुणबोधक विशेषण को दर्शाते हैं। उसके बाद है दोषबोधक। ठीक है, जैसे वो निर्दयी है, कपटी है, छली है, तो ये सारे भी क्या है? गुणों को दर्शाता है। तो ये आपका दोषबोधक गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद स्वादबोधक। स्वादबोधक क्या है? आपका स्वाद से लेके चलते हैं। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये जो सारे शब्द आप देखते हैं, नमकीन, ये सब क्या है? स्वाद को दर्शाते हैं, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, जब आप किसी फल को खाते हो, फल कड़वा निकला तो आप कहते हैं तो कड़वा वाला स्वाद है, तो कड़वा होना उसकी विशेषता है। मैंने कहा रसगुल्ले मीठे हैं, तो मीठा होना उसकी विशेषता है। तो ये स्वाद से जुड़कर निकलते हैं। उसके बाद एक गंधबोधक, जब हम यहाँ पर महक कर, जैसे आप कहते हैं कि बदबू आ रही है, खुशबूदार है, महकदार है, इस तरह के जो शब्द मिलते हैं वो आपको क्या बताते हैं? गंधबोधक गुणवाचक को वो दर्शाते हैं। उसके बाद है रंगबोधक। रंग से आप समझ ही गए होंगे सभी बच्चे, जैसे काला, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, बैंगनी, ये सारे जो रंग आप अपने आसपास देखते हैं, उन रंगों को यूज करके जब किसी की विशेषता को दिखाया जाता है, वहां पे रंग बोधक गुणवाचक विशेषण आ जाता है। उसके बाद आ जाइए आकार बोधक में। आकार में क्या है? साइज को लेके चलते हैं। किसे लेके चलते हैं? साइज को लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये है ना, बड़ा, ये सारे क्या है? जब साइज को बता रहे हैं, आकार को बता रहे हैं, वहां पे आकार बोधक गुणवाचक विशेषण होता है। उसी तरीके से स्पर्श है। जब आप किसी को स्पर्श करके देखते हैं तो पत्थर को छूओगे तो आपको कठोर लगेगा, मखमल के कपड़ों को या गुलाब के फूल को या फूलों को छूओगे किसी भी प्रकार के तो वो कोमल दिखते हैं। तो इस तरीके से वो स्पर्श बोधक होते हैं। आप स्पर्श करके उन चीजों को मुलायम, कठोर इस तरह से बता पाते हैं। काल बोधक में आप समय को दिखाते हो। काल बोधक गुणवाचक में क्या होता है? आपका समय आता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह से जुड़कर साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। दिशाबोधक में मैंने कहा, जैसे आपको शुरू में उदाहरण दिया था, कैसे कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम दिशा में अंत होता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमें दिशाबोधक को सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब आपका दूसरा भेद आता है विशेषण का संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब है संख्या से लेकर, आपने मैथ में गिनती तो याद की होगी ना, गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कितनी भी गिनती आप ले सकते हो। तो संख्यावाचक में आपको क्या मिलेगा बच्चों? नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर, जिसमें आप वस्तुओं को काउंट कर सकते हो। मैंने लिखा, जैसे मेरे हाथ में ये 3 मार्कर है, समझ रहे हैं आप? 3 पेन है या 3 मार्कर है, तो मैं इसको गिन सकती हूँ, जहाँ पे काउंटिंग हो सकती है। और एक पंक्ति में 10 पेड़ लगे, मैंने गिन के, मुझसे किसी ने पूछा जरा आप बताइए कितने पेड़ है, तो मैंने उसको गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़ मैंने काउंट कर लिए। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो मैं प्रत्येक बच्चे को गिन के बता सकती हूँ कि इस कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं या 40 बच्चे बैठे हैं। तो इस तरह से जब हम काउंटिंग कर सकते हैं तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आता है। समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरीके से संख्यावाचक में क्या होता है बच्चों, इसके भी आगे चल के 2 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 2 भेद हो जाते हैं। एक आपका होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। संख्यावाचक में जब आपको नंबर फिक्स्ड मिले, जैसे मैंने लिखा 4 सेब, 5 कबूतर, 25 मुर्गियां, इस तरह की जब आपको संख्या मिलेगी तो वो क्या है? निश्चित है। नंबर आपके फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते, उसमें आपको नंबरिंग, यानी निश्चित वाचक में क्या होता है बच्चों? नंबर आपको फिक्स्ड मिलते हैं। अब बारी आती है अनिश्चित की। अनिश्चित में क्या होता है कि आप रेंडमली ऐसे बोलते हैं कि कुछ ले आइए, थोड़ा सा दीजिए। जब इस तरह के शब्द मिलते हैं बच्चों, वो अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यानी आपके पास नंबर फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कई दर्शकगण आए हैं, समझ गए? तो दर्शक अब कितने हैं हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों की भीड़ है, ठीक है, बहुत मैंने यूज कर दिया, बहुत सारे लोगों की भीड़ है। कितने लोग हैं मैं उनको गिन नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत यूज कर दिया। लेकिन अगर मुझे वक्त मिलता, थोड़ा समय मिलता कि नहीं आप काउंटिंग करके बताइए, तो शायद मैं काउंटिंग करके वहाँ पे बताती। यानी संख्यावाचक में बेटा आपको याद रखना है कि वहाँ पर उन चीज़ों की हम काउंटिंग कर सकते हैं, एक एक करके ऐसे, मतलब पर्टिकुलर आप जब काउंटिंग करने के लिए जाओगे ना तो आप उसको गिन लोगे। लेकिन इसमें भी क्या है कि निश्चित है अनिश्चित। अनिश्चित कब होता है कि जब आप उसको प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर काउंट करके बता रहे हो। और अनिश्चित में क्या है कि आपको गिनने का वक्त नहीं है, आप तुरंत ही ऐसे ही कुछ सेब ले आइए, थोड़े से पेन दीजिए, कई बच्चों को बुलाइए, बहुत सारे दर्शकगण खड़े हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये सारे कुछ, थोड़े, कई, बहुत, ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बारी आती है परिमाण की। परिमाण का मतलब क्या है कि जहां पर आप माप सकते हो, तोल सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, जिन वस्तुओं को नापा तोला जाए वहां पर आपका परिमाणवाचक आता है। मैंने लिखा 2 लीटर दूध, तो आप उसको तोल सकते हो। मैंने लिखा 1 किलो चीनी, अब यहाँ पर 1 किलो क्या है, उसको चीनी हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, उसको हम तोल के ही ला सकते हैं। तो आप अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना कि जिन वस्तुओं को बेटा आप तोल सकते हो, माप सकते हो, 2 गज की जमीन, 1 एकड़ की जमीन, 2 मीटर कपड़ा, ये सारे जो शब्द हैं, मीटर, ठीक है, मीटर से, किलोमीटर से, गज से, 1 किलो, 2 किलो, ये सब, ये तो तोल में, माप में आप नाप रहे हो एक पैमाने में। तो परिणामवाचक में क्या आता है, आपका माप और तोल आ जाता है। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या है कि संख्या में आपको पर्टिकुलर संख्या मिलेगी, चीजों को काउंट कर सकते हो। परिणाम में भी जो निश्चित और अनिश्चित, इसके 2 भेद हो जाते हैं बच्चों। तो जब मैंने 2 किलो चीनी बोली तो आप बोलोगे मैडम ये तो संख्यावाचक है, क्योंकि उसमें 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना नंबर आएगा, तो उससे काउंटिंग नहीं करना। 2 किलो, किलो जैसे आ गया तो किलो से आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। ये तो किलो वाली बात जो है तोल से आ रही है, यहाँ पे तुलने वाला काम हो रहा है। ठीक है, मैंने लिखा 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे कपड़े को हम नाप रहे हैं, माप रहे हैं किसी पैमाने के द्वारा, तो इस वजह से ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। और परिणामवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 रूपों में हमें मिलता है, निश्चित और अनिश्चित। मैंने कहा कि कुछ चीनी दीजिए, कुछ पानी चाहिए, थोड़ा कपड़ा दीजिए, ठीक है,
ये ज़मीन बहुत बड़ी है। नापा तो नहीं है ना, मैंने कहा ये ज़मीन बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है हमने इसको नापा नहीं है, लेकिन बहुत शब्द को यूज़ किया, तो ये भी आपका क्या है, परिणामवाचक विशेषण में है। बहुत बड़ी ज़मीन मतलब ज़मीन का बहुत बड़ा होना उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। अब अंतिम में हम बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जब आप शब्द देखते हो बेटा, तो ये शब्द क्या है, आपका सर्वनाम से जुड़ा है। ठीक है, तो जहां पे सर्वनाम शब्दों से पूरे वाक्य में विशेषता बैठती है या बनती है, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक में, जो पुरुषवाचक आपको मैंने जब सर्वनाम पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि प्रथम पुरुषवाचक आता है, तो उसमें पुरुषवाचक उसका एक भाग भेद और निजवाचक, ये दोनों जो है सार्वनामिक विशेषण में नहीं आते हैं। बाकी सर्वनाम के जितने शब्द है, मेरी, यह, तुम्हारी, हमारी, ये सारे शब्द क्या है, सार्वनाम विशेषण को बताते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है, उस पुस्तक की विशेषता है क्योंकि वो मेरी है। ठीक है, वह आदमी बहुत सुंदर है, तो वह आदमी बहुत सुंदर है, वह होना उसकी वहां पे विशेषता बन जाती है। जैसे रमेश सुंदर बच्चा है, उसके पिता विद्यालय में जाते हैं, तो रमेश सुंदर है, उसके पिता विद्यालय में जाते हैं, तो किसके पिता, रमेश के लिए हमने क्या यूज किया, कौन सा सर्वनाम, उसके, तो वहां पे उसका वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आपको बस यही याद रखना बेटा, सार्वनामिक का मतलब सर्वनाम है, जब सर्वनाम के शब्द आपको वहां पे मिलेंगे तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक से जुड़े हुए जितने शब्द है, उदाहरण है वह है, और दूसरा निजवाचक में जो आप शब्द है ये आपको मिलेगा, ये सार्वनामिक विशेषण के अंदर नहीं आते हैं दोनों। बाकी जो भी आपका बचा हुआ है उसके अंदर आप उन सारे विशेषणों के उदाहरणों को वहां पे रखकर सार्वनामिक विशेषण की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि विशेषण समझ गए होंगे। वही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। 4 भेदों से जुड़े हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक में गुणों की विशेषता, संख्यावाचक में हम संख्या नंबर काउंटिंग को लेके चलते हैं, परिणाम में हम माप तोल की बातों को करते हैं, सार्वनामिक में हम सर्वनाम जो है उसको हम विशेषण के रूप में वहां उपस्थित करते हैं वाक्य में, और वहीं से उस पूरे वाक्य की विशेषता सर्वनाम के द्वारा निर्धारित होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसे पुनः समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।